हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं 11th क्लास के बायोलॉजी के टॉपिक लेकर आया हूं। मैं उसमें बात करूंगा चैप्टर नंबर 4 के किंगडम एनिमेलिया की बात करेंगे हम। उसमें मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन के थ्रू बताया था कि सबसे पहले शुरुआत में किंगडम एनिमेलिया को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था। फर्स्ट था प्रोटोजोआ और दूसरा था मेटाजोआ। ठीक है ना। प्रोटोजोआ के बारे में मैंने पूरी की पूरी जानकारी आप लोग को प्रीवियस वीडियो में दे दी है। अब जिसकी हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मेटाजोआ की बात करेंगे। मेटाजोआ में क्या होता है किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, इस तरीके से हम उसमें बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो समझने वाली बात यह है इसमें कि देखिए, मैंने आप लोगों को बता दिया था प्रोटोजोआ और मेटाजोआ की बात बताई थी मैंने। ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ अपन ने क्या कर लिया, पूरी तरीके से पढ़ चुके थे। अब हम किसको लेकर चलेंगे, हम मेटाजोआ को लेकर चलेंगे। ठीक है ना। इसकी पढ़ाई हमने कर ली है प्रीवियस वीडियो में, अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना। अगर मैं मान लूं तो मेटाजोआ यानी कि वो ग्रुप जो कैसे होते हैं, उसमें मल्टी सेलुलर, क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और प्रोटोजोआ की मैंने बात बताई थी क्या, यानी कि यूनिसेलुलर। ये बेसिक डिफरेंस होता है, हमें आसानी से समझने के लिए ये बेसिक डिफरेंस है। प्रोटोजोआ इट मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मेटाजोआ इट मींस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, ये क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम हिंदी में इसको एक कोश किया, ये बहुकोश किया। मेटाजोआ को हम दोबारा 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होगा वो होगा वर्टिब्रल ऑर्गेनिज्म, और ये नॉन वर्टिब्रल ऑर्गेनिज्म। इसको बोलते हैं हिंदी में कशेरुक जंतु, और इसमें अकशेरुक जंतु। ठीक है ना। समझने की कोशिश करो क्या चीज है। मेटाजोआ 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट कशेरुक जंतु और दूसरा पार्ट अकशेरुक जंतु। इंग्लिश में उसको वर्टिबल ऑर्गेनिज्म और उसको नॉन वर्टिबल ऑर्गेनिज्म। इसके कहने का मतलब ये क्या है, मेटाजोआ को हमने उन 2 ग्रुप में बांट दिया है। कौन कौन से ग्रुप में, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। कौन सी, रीढ़ की हड्डी होती है। उन जंतुओं को हमने एक साइड कर लिया है, उन ऑर्गेनिज्म को एक साइड कर लिया है। और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक है ना। यानी कि हमने मेटाजोआ को भी, दोनों मल्टी सेलुलर है, बट हमने उसमें से जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है उसको एक साइड कर लिया, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसको हमने एक साइड कर लिया। ठीक है ना। तो अभी हम जो लेकर चलेंगे, हम इसको लेकर चलेंगे, इस वाले पॉइंट को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस वाले पॉइंट की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है ना। तो हमने हम इस वाले पॉइंट को लेकर चलेंगे, इस वाले पॉइंट की हम बाद में बात करेंगे। ठीक है ना। इस वाले पॉइंट की बाद में हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो ग्रुप है, ये बहुत ही डेवलप्ड ग्रुप होता है। ठीक है ना। तो हम अभी किसको लेकर चलेंगे, हम नॉन वर्टिबल ऑर्गेनिज्म को लेकर चलेंगे, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। उन जंतुओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और उसको हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें उसमें होती है। ठीक है ना। जो अब आगे देखते हैं, मैं बात करूंगा अकशेरुक जंतु। ठीक है ना। इसको 9 टाइप में डिवाइड किया गया है।
9 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है, इसको 9 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है? संघ पोरीफोरा। क्या है? संघ पोरीफोरा। ठीक है ना? संघ पोरीफोरा को लेकर आगे हम बढ़ेंगे, और 9 जो आगे के जो 9 और इसके ग्रुप है, मैं उसको जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें मुख्य हेडिंग डाल दूंगा। लेकिन अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक एक टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे, यानी कि ये कशेरुक जंतु 9 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है? संघ पोरीफोरा। संघ पोरीफोरा के बारे में हम पढ़ेंगे। अब संघ पोरीफोरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइलम पोरीफोरा। ठीक है ना? ये भी हो गया फाइलम पोरीफोरा। संघ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में, इसके कैरेक्टर क्या होते हैं? इसके कैरेक्टर ये होते हैं, इसका हम हिस्ट्री जानेंगे। तो फाइलम पोरीफोरा के बारे में मैं इसकी हिस्ट्री बताने जा रहा हूं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी खोज कैसे हुई, और बाकी चीजें जो मैं है इसको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना? जब शुरू की बात हो रही थी, जब शुरू में सारे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया जा रहा था, सारे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जा रहा था, तो ये संघ पोरीफोरा को शुरू में कहां रखा गया था? प्लांट्स में रखा गया था। ठीक है ना? कहां रखा गया था? प्लांट्स में, पादप में रखा गया था। ठीक है ना? तो लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? 1765 में एक वैज्ञानिक हुए, एलिस। वैज्ञानिक का नाम क्या था? एलिस। इन्होंने ये देखा, इन्होंने इस संघ पोरीफोरा के बारे में डीपली स्टडी करी, और उन्होंने ये देखा कि जब हम संघ पोरीफोरा के जीव जंतुओं को किसी पानी में रखते हैं, किसी जल में रखते हैं, तो इसमें बाहर का जल अंदर जाता है और अंदर का जल बाहर आता है। मतलब क्या होता है? यहाँ पर परासरण और विसरण की क्रिया दोनों देखने को मिलती है। ठीक है ना? तो शुरू में तो इसको हमने कहा रखा था? प्लांट्स में। लेकिन इसके कैरेक्टर को देखकर सन 1765 में एलिस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? इसके बारे में डीपली स्टडी करी। किसके बारे में? संघ पोरीफोरा के बारे में डीपली स्टडी करी, और उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो संघ पोरीफोरा के जो जीव जंतु होते हैं, उनमें क्या होता है? पानी का आदान प्रदान होता है, अर्थात बाहर का जल अंदर जाता है और अंदर का जल बाहर आता है। तो इस प्रक्रिया को देखकर उन्होंने क्या किया? 1765 ईस्वी में इस संघ पोरीफेरा को जीव जंतुओं में शामिल कर दिया, यानी प्लांट से निकालकर उसको कहां रख दिया? जीव जंतुओं में शामिल कर दिया। यानी अब ये पेड़ पौधे नहीं है, पादप नहीं है, ये क्या है? एक प्रकार के जीव जंतु है, छोटे छोटे जीव जंतु, जो कि हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। किसके द्वारा दिखाई देते हैं? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई देते हैं। ठीक है ना? तो ये थ्योरी आपको पता चल गई। तो समझ में आया कि 1765 में एलिस ने क्या किया? संघ पोरीफेरा को जीव जंतुओं के वर्गीकरण में शामिल कर लिया। कहां से निकालकर? पादप से निकालकर। ठीक है ना? अब बात आती है कि चलो जीव जंतु तो हो गया, संघ पोरीफेरा नाम किसने दिया? तो रॉबर्ट ग्रांट करके एक वैज्ञानिक हुए। रॉबर्ट ग्रांट करके एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने सन कब? 1825 में इस जीव जंतुओं को क्या नाम दिया? जीव जंतुओं का नाम दिया संघ पोरीफोरा। क्या नाम दिया? संघ पोरीफोरा। समझ में आया? ठीक है ना? रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने सन 1825 में इस वर्गीकरण को क्या नाम दिया? संघ पोरीफोरा नाम दिया। तो ये थी काय के संघ पोरीफोरा की हिस्ट्री। ठीक है ना? यानी इसका आविष्कार कैसे हुआ, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि संघ पोरीफोरा का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? हिस्ट्री आपको समझ में आ गई? चलिए ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, मैं आपको बताता हूं यहां पर पोरीफेरा। ये जो पोरीफेरा है ना, ये 2 टाइप से मिलकर बना हुआ है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है पोरस और दूसरा होता है फिरर। क्या होता है?
फिरर। यानी कि पोरस का मतलब क्या, पोरस का मतलब होता है पोर, पोरस का मतलब पोर, और फियर का मतलब टू बियर। मतलब कि अगर आसानी से समझे तो ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर क्या छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा व्हाइट वाला रसगुल्ला जो होता है उसमें छोटे छोटे, उसको हम स्पंज भी बोलते हैं ना, स्पंज जो छोटे छोटे जो रसगुल्ला होता है ना उसमें आता है अपन को देखने को। यानी उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको निचोड़ो तो सारा वाटर बाहर निकल जाता है, और फिर उसको अगर वाटर में रख दो तो पूरा जो स्पंज है उस वाटर को सोख लेता है। तो ऐसी संरचना पोरिफोरा में वे जंतुओं को शामिल किया गया है जो कि जिनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं छिद्रयुक्त संरचना, छिद्रयुक्त संरचना वाले जीव जंतु। ठीक है ना। तो हमने पोरिफोरा में किनको शामिल किया, जिनके अंदर छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं, उनको हमने कहां रखा, हमने पोरिफोरा में उठाकर रख दिया। ठीक है ना। तो और क्या कहते हैं, इन इस संघ के जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं, स्पंज भी कहा जाता है। इस प्रकार के जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। मतलब ये कि संघ पोरिफोरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म जीव जंतु शामिल किए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्पॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पॉन्ज कहते हैं। जब भी संघ पोरिफोरा की बात हो तो आप लोग व्हाइट वाला रसगुल्ला की बात करना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी था क्या, पोरस इज डिवाइडेड टू टू वर्ड्स, फर्स्ट इज दैट पोरस और सेकेंड इज दैट फिरर। ओके, इट मींस पोर एंड टू बियर। इसका मतलब ये छिद्रयुक्त संरचना जिसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं वो संरचना क्या कहलाएगी, पोरिफेरा की कहलाएगी। अब इसके हम लक्षण देखेंगे, इसमें कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, ये कैसे बोलते हैं, ये बहुकोशिकीय, कोशिकीय यानी कि कैसे, मल्टी सेलुलर। ओके, कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये रहते कहां है, ये चट्टानों पर, ठोस स्थानों पर तथा कहीं कहीं क्या होता है, इनमें जल में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं। ठीक है ना। इनके अंदर उत्तक नहीं पाए जाते, उत्तक इट मींस टिश्यू नहीं पाया जाता है, टिश्यू नहीं पाए जाते। ठीक है ना। अब इसमें टिश्यू नहीं है तो इसके अंदर क्या, ऑर्गन भी नहीं रहेगा, ऑर्गन भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज का निर्माण कैसे होता है, पहले छोटे छोटे सेल बनते हैं, सेल से फिर क्या बनता है, ग्रुप ऑफ सेल बनता है, फिर ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से क्या बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनता है। ठीक है ना। इस टाइप से हम बनते हैं, बट इसमें सेल ही नहीं है, इसमें टिश्यू ही नहीं है, तो ऑर्गन का तो डेवलप होना इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर ऑर्गन भी नहीं होते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये मल्टी सेलुलर है। कहीं कहीं क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये तो मल्टी सेलुलर है, और मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें टिश्यू और ऑर्गन पाए जाते हैं, बट ये एक ऐसा फाइलम होता है जिसके अंदर सबसे शुरुआती लक्षण होते हैं, यानी कि ये इनमें बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होते हुए भी ना ही इनके अंदर टिश्यू मिलेगा और ना ही इनके अंदर ऑर्गन मिलेगा। समझ में आया। बट ये मल्टी सेलुलर हैं, इस बात को ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है ना। तो आप समझेंगे कि मल्टी सेलुलर होते हुए भी इनके अंदर टिश्यू नहीं है, इनके अंदर ऊतक नहीं है, और इनके अंदर ऑर्गन अंग नहीं है। अब एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन से इसमें आते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला
स्पॉन्जिला है, उसके बाद साइकन है, साइकन है, ठीक है ना, यूकेलेप्टिलिया है, यूकेप्टिलिया, ये जंतु जो होते हैं संघ पोलिफेरा में शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। ये जंतु कहाँ पे शामिल किए गए हैं? संघ पोलिफेरा में शामिल किए गए हैं। उनके मुख्य उदाहरण ये हैं, ठीक है ना। एक और होता है यूस्पांजिया, 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 यूस्पांजिया एक ऐसी चीज होती है ना जो कि हम नहाने के समय अमेरिका और भारत के पश्चिमी तटों पर ज्यादा देखने को मिलती है। ये एक संरचना होती है जो हम नहाने के समय अपने बॉडी को घिसने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। व्हाइट कलर की इतनी बड़ी संरचना होती है जिसका यूज हम क्या करते हैं, उसको हम घिसने के लिए करते हैं, यूस्पांजिया, ठीक है ना। ये पश्चिमी भारत के तटों पर, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात के तटों पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम पोलिफेरा। ओके, तो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे सेकेंड जो फाइलम होता है, वो कौन सा फाइलम होता है? सिलेंट्रेटा की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है दूसरा फाइलम जो होता है? फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, हिंदी में भी इसको निडेरिया भी बोला जाता है, ठीक है ना। आप हिंदी वाले इसको निडेरिया लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो? सिलेंट्रेटा। ओके, ये है सिलेंट्रेटा। इसकी भी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये भी क्या है? ये भी एक मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना, बहुकोशिकीय है। इसमें भी क्या? इसमें भी टिश्यू नहीं मिलता है, टिश्यू मिलता है बट अनडेवलप्ड, यानी अविकसित रूप में मिलता है। थोड़ा सा उसका जो है नहीं, बिल्कुल भी मतलब टिश्यू की बात करेंगे तो नाम मात्र का हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। यानी टिश्यू यहां से बनना शुरू होता है। पहले वाले फाइलम में हमने देखा कि टिश्यू था ही नहीं, बट इस वाले फाइलम में टिश्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर बनना शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो टिश्यू नहीं रहेगा। जब टिश्यू यहां से बनना शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या नहीं रहेंगे? इसके अंदर ऑर्गन्स भी नहीं रहेंगे, यानी इसके अंदर अंग भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अंग नहीं रहेंगे तो इसके अंदर क्या होगा? उत्सर्जन तंत्र नहीं होगा, परिवहन तंत्र नहीं होगा, ठीक है ना। क्या रहेगा? इनका अभाव रहता है, ठीक है ना। और फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा इसमें? फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा इसमें? मल्टी सेलुलर है, टिश्यू नहीं है, ऑर्गेन्स नहीं है, उत्सर्जन तंत्र नहीं है, और ये कहाँ रहते हैं? ये स्थल तथा जलीय जंतु है। इट इज प्रेजेंट ऑन द लैंड एरिया एंड आल्सो एक्वेटिक एरिया। ओके, चलिए 6th नंबर में इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं। 6th नंबर में इसका एग्जांपल हो जाएगा, हम इस प्लेन एरिया हो जाएगा इसका, प्लेन एरिया। एग्जांपल इसका मोस्टली हमें देखने को मिलता है प्लेन एरिया, ठीक है ना। तो ये था सिलेंट्रेटा के बारे में हमने इतनी जानकारी दी, ठीक है ना। फाइलम सिलेंट्रेटा के मेनली जो कैरेक्टर थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अब जो मैं आपको जो ये टॉपिक बता रहा हूं ये नीट लेवल पे नहीं है, बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर 11th क्लास। आपको पहचानने में मदद मिल जाएगी। पहचानने में मदद कैसे मिलेगी कि आप अगर ये देख रहे हो तो आप दिमाग में लगा सकते हो कि जरूर ये सिलेंट्रेटा फाइलम की बात हो रही है। मतलब मैंने आपको उन जीव जंतुओं के सारे क्या बता दिए? कैरेक्टर बता दिए, ठीक है ना। आपको कैरेक्टर बता दिए कि कैरेक्टर देखकर हम किसी भी चीज को पहचान सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में? थर्ड फाइलम। जो तीसरा जो फाइलम होगा
थर्ड फाइलम जो होगा संघ, संघ क्या, प्लेटिहेल्मिन्थस, प्लेटिहेल्मिन्थस, ठीक है ना। इसमें क्या, मल्टी सेलुलर, ये भी कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना। दूसरा क्या, टिश्यू कुछ विकसित हुआ है इसमें, टिश्यू इसमें पहले वाले से ज्यादा मतलब डेवलप हो चुका है, ठीक है ना, टिश्यू थोड़ा विकसित हुआ है। ठीक है ना। इन जंतुओं की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इनका जो शरीर होता है ना, शरीर, इनका शरीर कैसा होता है, फीता की तरह होता है, बिल्कुल चपटा, बिल्कुल चपटे रूप में हमें पाए देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। कहां रहते हैं, सॉरी कहां, कैसे दिखते हैं, बिल्कुल फीते की तरह, चपटे, फीता और चपटे रहते हैं, ये चपटे रहते हैं, ठीक है ना। जैसे फीता होता है ना, फीता, वैसे बिल्कुल चपटे हमें देखने को मिलते हैं। उनकी संरचना कैसी होती है, फीते और चपटे की तरह होती है, ठीक है ना। इनमें टिश्यू थोड़ा डेवलप हो चुका है, तो इसमें अंग भी कैसा होगा, अंग भी पाया, अंग भी कैसा होता है, पाया जाता है, ठीक है ना। परंतु महत्वपूर्ण अंगों का अभाव रहता है, ठीक है ना। पांचवा क्या, रहते कहां है, ये इंसानों के अंदर रहते हैं, मनुष्यों और बड़े जीव जंतुओं के अंदर रहते हैं, मतलब ये मनुष्यों के शरीर में रहते हैं, अपने अंदर पाए जाते हैं ये जीव जंतु। कैसे, ये कैसे अपने अंदर पोषण को, अपने अंदर कैसे खाना खाते हैं, जब हम कोई सा भी चीज खाना खाते हैं ना, तो ये अपने स्किन के थ्रू उस वहां से मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके अपने आप को पेट भरते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, मनुष्यों के अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, एग्जाम्पल फीताकर्मी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फीताकर्मी, ठीक है ना, और सिस्टोमोसा, सिस्टोमोसा, ठीक है ना, फीताकर्मी और सिस्टोमोसा। तो ये थी संघ प्लेटिहेल्मिन्थस की बात, जो कि कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू विकसित हो चुका है, टिश्यू विकसित हो गया, थोड़ा बहुत ऑर्गन विकसित हो चुका है, लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी इनके अंदर क्या, देह गुहा नहीं पाई जाती, क्या नहीं पाई जाती, देह गुहा नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, ये वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 4, ये हर किसी को आसानी से समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ना, इसको हम इसी तरह से नॉर्मल वे में अलग अलग क्लासिफाइड करके ही इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो ये था फाइलम नंबर 3, ठीक है ना। अब फाइलम नंबर 4 से मैं इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है ना। तो इतने जितने 3 फाइलम हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से अपने नोट्स बना लेना है, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना है। और अगर आपको एक बार में वीडियो देख के समझ में नहीं आता है, तो आपको इस वीडियो को दोबारा देखकर उसको आसानी से आप लोग नोट्स बनाकर समझने का प्रयास करेंगे, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, पहली बात। दूसरा, आप लोगों को लगातार पढ़ना है, लगातार इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। लगातार स्टडी करोगे तो आपके माइंड में अटैच हो जाएगा कि हमें इस बारे में हमने पढ़ाया है, और आपको आसानी से वो चीजें आने लगेंगी।
तो मेहनत करिए और मेहनत जो करके आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब तक के लिए आप लोग को अच्छे से पढ़ें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है ना। और तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।